PQRS की आज दूसरी एक्सरसाइज हम लेने वाले हैं और एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो इसके माध्यम से देखते हैं सारे प्रश्नों को और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको करना है। तो सबसे पहला प्रश्न 10 तक हम कर चुके हैं ना, तो ये है 11वां प्रश्न। तो देखने की कोशिश करते हैं 11वां। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, सबसे पहले आपको किस पे आना है? ऑप्शन पे। क्यों आना है? क्योंकि देखो P ये हो रहा है P से शुरू, अगला हो रहा है Q से, इसके बाद P से और इसके बाद S से। तो क्या पता पड़ा है यहाँ से हमें? ऑप्शन से हमें ये तय पड़ गया कि P Q S R का कोई रोल नहीं है। R का कोई रोल नहीं है, मतलब अगर आपने ऑप्शन नहीं देखे होते और इनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता शुरू से, तो क्या दिक्कत हो सकती थी? आप R को भी एक बार पढ़ते तो कम से कम 5-7 सेकंड तो बर्बाद करते ना इसको पढ़ने में। तो पहली ट्रिक तो ये है कि सीधा ऑप्शन पे आना है और ऑप्शन पे ध्यान देना है। दूसरा ऑप्शन पे क्या ध्यान देना है कि देखो ये जो ए ऑप्शन आया है ना हमारा, ये भी पी से शुरू हो रहा है, और ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये भी पी से शुरू हो रहा है। तो मैंने बताया आपको, जब दो ऑप्शन एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू हो, चाहे पी से, चाहे क्यू से, चाहे आर से, चाहे एस से, तो 80% चांस होते हैं कि हमारा आंसर उसी में से होता है ना। जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, नियम मत बना लेना इनको कि भाई हाँ पक्का ही होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन 80% जो है आंसर उसी में से होता है। तो दूसरा ये फ़ायदा होता है ऑप्शन देखने का। इसके बाद क्या करते हैं हम? तीसरे चरण में हम क्या करते हैं कि या कभी कभी, अब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है हमेशा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं। आप जब अभ्यास करोगे ना इनका लगातार, तो धीरे धीरे आपके समझ में आने लग जाएगा कि मुझे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। एक तरीका है कि आपने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन पढ़ते ही आपको कुछ ऐसा क्लू लगेगा कि यार इसके बाद क्या लाइन आनी चाहिए अगली, तो सिर्फ इसके बाद पता कर लो आपकी पहले के बाद क्या आना चाहिए। या तो पहली लाइन पढ़ी आपने, अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ पता लग सकता है कि इसके बाद क्या आना चाहिए, तो उस ऑप्शन को ढूंढ लो, चलो कोई बात नहीं अगर पता नहीं लग पाया। फिर इसके बाद क्या करो, इस छठी लाइन पे आओ, लास्ट लाइन जो है ना पैराग्राफ की, उस पे आओ और ये देखने की कोशिश करो कि क्या कुछ क्लू मिल रहा है इस छठवीं लाइन से कि इसके पहले कौन सा ऑप्शन आएगा। अब देखने की कोशिश करते हैं हम। देखो पहले मैं पढ़ता हूँ, इसे क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन इन इंडिया हैड ए ग्लोरियस बिगिनिंग। कि एजुकेशन इन इंडिया हैड ए ग्लोरियस बिगिनिंग, कि भाई शिक्षा की जो शुरुआत थी ना भारत में, उसकी बड़ी ही शानदार, ग्लोरियस का मतलब है बड़ी ही महिमाशाली, बड़ी ही वैभवमयी, है ना, बड़ी महिमाशाली बिगिनिंग, यानी कि भारत में शिक्षा की शुरुआत, बिगिनिंग जो थी वो बहुत ही महिमाशाली थी। अब इसके बाद में हमें देखना है कि क्या आ सकता है। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मेनी चेंजेस, आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है ना, लग रहा है बिल्कुल मिलता जुलता। इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विथ द सेम ग्लोरी, इट वेंट ऑन सेंचुरीज विथ द सेम ग्लोरी। आर तो आएगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि भाई पहले के बाद या तो पी आएगा या क्यू आएगा या एस आएगा। एस को देखो, वन ऑफ द चेंजेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वन ऑफ द चेंजेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वन ऑफ द चेंजेस, एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या किया गया था कि इंग्लिश को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है ना, इंग्लिश को प्रवेश कराया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये देखो, ध्यान में देना। अब देखते हैं इस पूरे को लेकर, अब जो है इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया आपको, ये लाइन पढ़ी हमने, इंग्लिश इन इंडिया हैड ए ग्लोरियस बिगिनिंग। इसके बाद मैंने बताया आपको कि पहले में से या सी को, है ना, इनको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमने हटा ही दिया, कौन सा एक ऑप्शन, नहीं हमने आर हटाया था, एक ऑप्शन नहीं हटाया था, इसको हटाया था हमने, है ना, कि भाई ये नहीं आएगा पहले के बाद में ना, आर का ऑप्शन ही नहीं दे रखा तो आएगा कहाँ से। अब इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि पी को लिया हमने कि इंग्लिश इन इंडिया हैड ए ग्लोरियस बिगिनिंग, इसके बाद में चलो भाई इसको मान लिया हमने, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मेनी चेंजेस। इसके बाद देखते हैं क्यू, इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विथ द सेम ग्लोरी। अब समझ रहे हो आप, अब यहाँ पी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो इट, अब ये इट किसके लिए आया यहाँ पे, ध्यान देने की कोशिश करो। इट वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब होता है गो ऑन, वेंट ऑन का मतलब है चलते जाना, बने रहना। इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विथ द सेम ग्लोरी। अब देखो यहाँ पे ग्लोरियस लिखा है और यहाँ पे आ गया ग्लोरी, तो देखो थोड़ा सा मिला ना कॉम्बिनेशन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ, पी इसलिए हटाया मैंने क्योंकि मैंने देखा, मैंने पी से शुरुआत की मैंने, और उसके बाद में मैंने देखा कि ये जो क्यू है ना, ये क्यू पी के बाद नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? देखो, इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विथ द सेम ग्लोरी, कि भारत में शिक्षा की जो शुरुआत थी वो बड़ी ही महिमाशाली थी,
इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी। शिक्षा जो है भारत में इसी प्रकार से कई सालों तक चलती रही। इट वेंट ऑन, ये चलती रही, फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक, विथ द सेम ग्लोरी, इसी महिमा के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारा जो है ना, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, पी वाला ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, जबकि मैंने बताया इनके चांस बनते थे। मैंने बताया कि 80% चांस बनते हैं कि अगर दो ऑप्शन दे रखे हैं और वो एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं तो। लेकिन यहाँ जैसे हमने पी पढ़ने की कोशिश की तो हमें लगा पी से ही पढ़ेंगे हम ऑब्वियसली। इसके बाद में जब हमने क्यू देखा तो थोड़ा सा डाउट हुआ हमें कि नहीं यार ये तो जो है सही नहीं बैठ रहा। तो अब इसके बाद में क्या लग रहा है हमें, क्यू आ सकता है ना। एक बार जो है इसको भी चेक कर लेते हैं कि भाई एस क्यों नहीं आ सकता, हमें अब पता चल गया ना हमें कि यहाँ से आएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, लास्ट वाले को देख लेते हैं। वन ऑफ द चेंजेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये देखो एस है ना, ये बाद में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बाद में, कि पहले क्यों आएगा जब हमें पता चल गया ना कि भाई शिक्षा की कंडीशन भारत में बहुत अच्छी थी शुरुआत में, ये जो है इसी तरह से चलती रही, इसी तरह से चलती रही, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मैनी चेंजेस, है ना। तो ये जो है ना बिल्कुल सही बैठ नहीं रहा पहले के बाद। इस चौथे को आप देखने की कोशिश करो तो इसका कनेक्शन है ना पहले से हो नहीं पा रहा सही। वन ऑफ द चेंजेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। भाई एक बदलाव किया गया कि शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी को प्रवेश कराया गया। लेकिन ये बदलाव कब किया जाएगा, पूरा पैसेज पढ़ के देखोगे ना तो ये बदलाव किया जाएगा जब ब्रिटिश रूल आ जाएगा। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मैनी चेंजेस, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब एक बार जो इस पूरे को पढ़ के देख लेते हैं सारे पैसेज को, तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको कि भारत में जो है शिक्षा की कंडीशन बहुत अच्छी थी शुरुआत में, इसी तरह से जो है शिक्षा की कंडीशन कई शताब्दियों तक चलती रही। इसके बाद में क्यू के बाद में आ जाएगा पी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटिश रूल आया एजुकेशन को जो है बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद आ जाएगा एस कि भाई सबसे पहला चेंज जो किया गया वो किया गया कि इंग्लिश को जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। इसके बाद में क्या बताना चाहिए, हाँ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। इसके बाद में आ जाएगा आर कि इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैड अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स। और जैसे इंग्लिश को जो है मीडियम बनाया गया तो इसका काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं जो है भारत में देखने को मिली। एज द ब्रिटिशर्स लेफ्ट, जैसे ही ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा, वी हैड ए कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमें जटिलताएं देखने को मिली ऑफ ओपिनियंस रिगार्डिंग इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में काफ़ी सारी जो है मत हमें देखने को मिले, है ना। तो इस तरह से जो है ये आ गया अभी। तो यहाँ क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ था ना, तो एक एक ऑप्शन को हम धीरे धीरे जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना जब आप करोगे ना इनको, सारा काम है पूरा प्रैक्टिस का। बार बार मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस बहुत ध्यान अच्छी तरह से रखना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी और उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी। तो बताया मैंने आपको कि सीधा ऑप्शंस पे आओ। चलो ठीक है, ये हुआ एक। अगला देखते हैं और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या कहता है। तो यह है हमारा 12वां प्रश्न, है ना। तो इसे देखते हैं। टुडे द अर्थ हैज़ मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड्स द मून। टुडे, आज के दौर में अगर हम बात करें कि धरती के चांद के अलावा, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, धरती के पास या अर्थ के चांद के अतिरिक्त भी कई सारे सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अर्थ हैज़ मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड द मून। ठीक है, ये पढ़ा हमने पहली लाइन। अब जो है एकदम पक्का तो नहीं मिल रहा कि अगली लाइन क्या बननी चाहिए, है ना। टुडे अर्थ हैज़ मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड द मून। ऑप्शंस पे आते हैं, पी क्यू आर एस। अब देखो जहाँ ये चारों अलग अलग दिख जाए ना, पी क्यू आर एस, तब तो बहुत ही आसान हो जाता है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आपको एक भी क्लू अगर पकड़ में आ गया, एक भी हिंट आपको अगर पकड़ में आ गई, तो आपका बस 1 मिनट में आप जो है उत्तर निकाल दोगे, दूसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है ना। इनमें से एक भी अगर सही निकल गया। अब देखते हैं हम क्या हो सकती है अगली लाइन। टुडे द अर्थ हैज़ मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड्स द मून। आज धरती के पास चंद्रमा के अलावा अन्य कई उपग्रह हैं। अब इस पी लाइन को पढ़ना, बट द पुल ऑफ द अर्थ कीप्स देम फ्रॉम डूइंग सो। क्या मतलब ये हुआ है, बट लेकिन द पुल ऑफ द अर्थ, धरती का जो खिंचाव है, कीप्स देम फ्रॉम डूइंग सो। फ्रॉम डूइंग सो का मतलब होता है ऐसा करने से, मतलब धरती का जो खिंचाव है ना उन्हें ऐसा करने से रोकता है। इसका मतलब है इस लाइन के पहले कुछ कुछ हुआ होगा, इस लाइन के पहले कुछ कुछ हुआ होगा, कुछ बात आई होगी, तभी तो लिखा गया है कि भाई जो धरती का खिंचाव है उन्हें ऐसा करने से रोकता है। तो क्या करने से रोकता है, तो ये जो है पी नहीं आएगा। तो पी वाला जो ऑप्शन है हमारा ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद चलो ये वाली इस ट्रिक को भी लगा लेते हैं। मैंने कहा ना कभी कभी लास्ट लाइन को भी पढ़ लिया करो और चेक किया करो कि भाई लास्ट लाइन के पहले क्या आएगा। एज ए रिजल्ट दे ट्रेवल इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। परिणाम स्वरूप
वे क्या करते हैं, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष, वे अपने कक्ष में जो है धरती के चारों ओर घूमते हैं। तो इसके लिए भी हम जो है बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं ना, इसके लिए भी थोड़ा सा एकदम नहीं मिल पा रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्यू को देखते हैं। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट फॉल बिकॉज दे आर गोइंग टू फास्ट टू डू सो, कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वे नहीं गिरते, क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं। दे आर गोइंग टू फास्ट, इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं कि वे गिर नहीं सकते। टू डू सो मतलब ऐसा नहीं कर सकते वे, कि वे गिर नहीं सकते, इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं। तो ये आ सकता है, बिल्कुल लग रहा है ना, ये आ सकता है। इसके बाद में देखो लॉजिकल लग रहा है ना, पी के पहली लाइन के बाद में ये क्यू आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको आने में। इसके बाद में देखते हैं, आर को समझने की कोशिश करते हैं कि दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेड बाय मैन, दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेड बाय मैन वेरी मच स्मॉलर देन द मून। तो दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, इसको देखो अब क्या कहना चाह रहा है कि दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये लग रहा है बिल्कुल ठीक ठाक सा है ना। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट फॉल, इसको और देख लें, थोड़ा सा जटिल निकला है ना, क्योंकि बिल्कुल एकदम फटाफट क्लू नहीं मिल पाया हमें इसे। एज दे स्पीड अलोंग दे टेंड टू गो स्ट्रेट ऑफ इनटू स्पेस। तो अब देखो इसको देखने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ से इसको पकड़ते हैं ना आर को, क्योंकि ये लग रहा है, क्योंकि देखो पहला हमने पढ़ा कि टुडे द अर्थ हैज़ मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड्स द मून, टुडे द अर्थ हैज़ मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड्स द मून। इसके बाद में हमने देखा दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कि भाई चांद के अलावा भी धरती के पास कई उपग्रह हैं। दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अब इन सैटेलाइट्स की विशेषता बताई हमने कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेड बाय मैन, आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड वेरी मच स्मॉलर देन द मून, और चांद से बहुत छोटे होते हैं। अब चेक कर लेते हैं इसको है ना, भाई हमें लग रहा है ना यार, तो एक बार इनको फटाफट चेक कर लेते हैं। एक काम और किया करो आप, जैसे ही आपको लगे ना कि आप श्योर हो जाओ, आप किसी भी ऑप्शन को लेके 90% श्योर हो जाओ, तो फटाफट 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको, इन चारों को पढ़ लिया करो। जैसे हमें लगा आर आ सकता है ना, तो अब ऐसा करते हैं, चेक कर लेते हैं इसे, क्योंकि यहाँ तो चारों अलग अलग हैं, तो अगर आर की लग रही है हमें पॉसिबिलिटी, तो अब चेक करके देख लेते हैं इसे। इसके बाद में क्यू देखते हैं कि दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेड बाय मैन एंड वेरी मच स्मॉलर देन द मून। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या, यहाँ पे आर के बाद क्यू आ रहा है ना। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट फॉल, बिल्कुल लग रहा है, ये भी लॉजिकल लग रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वे नहीं गिरते, क्यों? दे आर गोइंग टू फास्ट टू डू सो, क्योंकि वे बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं। ठीक है, क्यू आ गया। इसके बाद देखते हैं एज दे स्पीड अलोंग, अब ये जो लिखा हुआ है ना स्पीड अलोंग, स्पीड अलोंग का मतलब है जब उनको धरती से छोड़ा जाता है ना, तो अपनी स्पीड की डायरेक्शन में जब वे मूव करते हैं तेजी के साथ, उसको बोलते हैं स्पीड अलोंग, का मतलब है मूव क्विकली। एज द स्पीड अलोंग दे टेंड, उनमें जब उन सैटेलाइट्स को जब धरती से छोड़ा जाता है, अपनी स्पीड के सहारे वे जाते हैं, तो उनमें ये प्रवृत्ति होती है, दे टेंड टू गो स्ट्रेट ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है जब दो चीज़ें अलग होती है ना, जैसे आई टुक द बुक ऑफ द टेबल, मैंने क्या किया, अपनी बुक को टेबल से हटा लिया है ना, उठा लिया, हटा लिया। तो इस तरह से जब दो चीज़ों के बीच में अलगाव होता है ना, कि भाई सैटेलाइट था वो ज़मीन पे रखा हुआ था, लेकिन ज़मीन को छोड़ के ऊपर गया ना, तो वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। दे गो स्ट्रेट ऑफ इनटू द स्ट्रेट इनटू स्पेस, कि जैसे ही ये जो उपग्रह होते हैं ज़मीन को छोड़ के सीधे कहाँ जाते हैं, अपने जाते हैं स्पेस में जाते हैं ना, तो एस भी लग रहा है। इसके बाद पी देख लेते हैं, पी क्या कहना चाह रहा है, बट द पुल ऑफ द अर्थ कीप्स देम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन जो धरती का खिंचाव होता है वह, बट द पुल ऑफ द अर्थ कीप्स देम फ्रॉम डूइंग सो, एज ए रिजल्ट दे ट्रेवल इन एन ऑर्बिट राउंड द अर्थ, बट द पुल ऑफ द अर्थ कीप्स देम फ्रॉम डूइंग सो। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जैसे वे धरती को छोड़ते हैं ना, तो वो सीधे स्पेस में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो धरती का खिंचाव है वह उनको जो है उस खिंचाव उससे बाहर जाने नहीं देता, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम स्वरूप दे ट्रेवल इन एन ऑर्बिट राउंड द अर्थ, उसके परिणाम स्वरूप वे क्या करते हैं, उस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं धरती के चारों। तो ये थोड़ा कठिन था, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा अपने को। इसलिए था क्योंकि कई ज़्यादातर में क्या होता है, हमें या तो ऑप्शन से क्लू मिल जाता है फटाफट, या फिर हमें पता चल जाता है कि पहले के बाद कौन सा आएगा, या फिर हमें पता चल जाता है कि लास्ट के पहले कौन सा आएगा, या फिर हमें फटाफट जो है
कोई जो है पेयर मिल जाता है कि पी क्यू का पेयर मिल गया या आर एस का पेयर मिल गया। पेयर का मतलब है कि भाई इसके बाद में ये आएगा, ऐसा कोई पेयर मिल जाता है ना, तो यहाँ थोड़ा सा देखने में दिक्कत आई। दूसरी बात, कुछ शब्द हैं यहाँ पे है ना, उनमें भी अगर आपको पता नहीं है ना, जैसे आप समझ नहीं पा रहे कि भाई स्पीड अलोंग का मतलब क्या है, स्ट्रेट ऑफ का मतलब क्या है, तो भी आपको समझने में दिक्कत हो सकती है ना। चलो आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, RQSP, ये हो जाएगा हमारा 12वें का। अगला देखते हैं। वंस देयर वाज ए किंग, वंस देयर वाज ए किंग। अब इसको देखते हैं, वंस देयर वाज ए किंग, ऑप्शंस पे आते हैं। तो ये देखो, अब ऑप्शन में पी तो है ही नहीं, देखो पी नहीं है ना ऑप्शन में। तो अब अगर हमने बिना ऑप्शन देखे क्वेश्चन हल करना चालू कर दिया तो हम क्या करेंगे, पी को भी पढ़ डालेंगे। अब पी को पढ़ डालेंगे तो कम से कम जो पी को पढ़ के और पी को समझने में जो हमारा टाइम लगेगा ना, वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया। तो इसलिए वंस देयर वाज ए किंग, इसके बाद में सीधे हम ऑप्शंस पे आएंगे। आपकी मर्जी है, कभी कभी आपको लगे ना कि भाई छोटा सा है वाक्य, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो फटाफट, तो आप ऑप्शंस को पढ़ भी सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पी को पढ़ भी सकते हो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस ट्रिक से चलेंगे ना तो ठीक है ना। तो आप जो अभ्यास करें, आप देखें, वो अपने आप पता चल जाएगा आपको कि भाई मुझे ऑप्शंस पे आना है, डायरेक्ट पढ़ लेना है मुझे, है ना। तो अब देखा हमने, तो यहाँ पे क्या है कि एक क्यू यहाँ आ रहा है, एक क्यू यहाँ आ रहा है, तो ये 2 क्यू आ रहे हैं। तो ऑप्शन जो है इनमें से होने की ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि सी या डी में से होने के चांस जो है ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि क्यू से शुरू हो रहे हैं दोनों सेंटेंसेस, है ना। अब ऐसा करते हैं, देख लेते हैं ना, अब क्यू को पढ़ते हैं हम इसके बाद। वंस देयर वाज ए किंग, द पीपल इन हिज किंगडम वर वेरी लेजी। लग रही है लाइन लॉजिकल, देखो कि एक बार एक राजा था, उस राजा के दरबार के जो लोग, राजा के साम्राज्य में जो लोग थे, वे बड़े आलसी थे। लग रहा है ना बिल्कुल। अब देखो आर, देखो द किंग वांटेड टू टीच देम लेसन। अब देखो ये लाइन पहले आ सकती है क्या, आर। आप थोड़ा सा सोचो, क्या आर क्यू के पहले आ सकता है? भाई हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हमने बताया कि एक राजा था, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक इसमें एक राजा था, राजा का जो क्षेत्र है उसमें जो है बहुत सारे लोग रहते थे। अब फिर बाद में सिखाएगा ना, देख द किंग वांटेड टू टीच देम ए लेसन, राजा उन लोगों को कुछ लेसन सिखाना चाहता था, है ना, कुछ पाठ उनको पढ़ाना चाहता था। तो ये बात तो बाद में आएगी ना, पहले तो ये आनी चाहिए ना कि द पीपल इन हिज किंगडम वर वेरी लेजी, कि भाई उसके राज्य में जो है लोग बाग बहुत ही आलसी थे। वन नाइट ही हैड अरेंज्ड ए बिग स्टोन इन मिडिल ऑफ द रोड, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आया आपको समझ में कि पहले तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि न तो एस आने वाला है, न जो है आर आने वाला है आगे, इन दोनों में से ही कोई आएगा, है ना। अब इन दोनों में हमें दिक्कत क्या है, इसको समझो दोबारा से, सी या डी में से ही आएगा। क्यू आगे हो गया, पी लास्ट में आ गया। हमें डिटरमाइन करना है कि आर पहले या एस पहले, कि भाई ये इसको, क्योंकि देखो क्यू भी है, पी भी है, क्यू भी है, पी भी है, क्यू भी है, पी भी है। अब हमें ये देखना है कि एस और आर में से क्या पहले आएगा, आर एस या एस आर। तो वंस देयर वाज ए किंग, सबसे पहले एक आया, ये एक आया, इसके बाद में आया द पीपल इन हिज किंगडम वर वेरी लेजी, इसके बाद में हमने क्यू लगाया। और अब इसके बाद में देखते हैं हम क्या लिखें। तो इसके बाद में हम क्या लिखें, इसके बाद में चलो हम जो है अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, आर लगा देते हैं, ठीक है, आर लगाया हमने। द किंग वांटेड टू टीच देम ए लेसन, ये आर लगाया हमने, कि राजा उन लोगों को पाठ पढ़ाना चाहता था क्योंकि वो आलसी थे। तो जब हमने क्या किया, आर लगाया, है ना। इसके बाद में अब एस आएगा। तो वन नाइट ही हैड अरेंज्ड ए बिग स्टोन इन मिडिल ऑफ द रोड, एक रात उसने क्या किया, ही हैड अरेंज्ड, उसने जो है व्यवस्था की कि उसने जो है रोड के बिल्कुल मिडिल में एक बड़ा पत्थर रख दिया। अब ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, एस। इसके बाद में पी आ जाएगा। ऑन द नेक्स्ट डे ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास्ड ऑन द वे, अगले दिन व्यापारियों का एक समूह उस रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पे राजा ने पत्थर रखा हुआ था, ऑन दैट वे। इसके बाद में छठा देखो मिल गया पूरा। दे डिडंट मूव द स्टोन, उन्होंने पत्थर को नहीं हटाया, बट पास्ड अराउंड इट, लेकिन राजा के साम्राज्य के जो व्यापारी थे उन्होंने पत्थर को नहीं हटाया, बट पास्ड अराउंड इट, लेकिन वे जो ये मार्ग का पत्थर था ना, उसके घूम के निकल गए अपने मार्ग पे, कि भाई ये जा रहे हैं, ये रोड है, ये पत्थर रखा है, हटाया तो नहीं पत्थर, घूम के निकल गए। तो ये जो है हमारा, तो इस तरह से अगर मिल गया ना, अगर दो क्लोज तो इनको क्या है, आप एक बार पढ़ के फटाफट देख सकते हो, क्योंकि क्यू और पी तो तय हो ही गया। अब आर और एस में से तय करना है आपको, तो बिल्कुल हो गया तय हमारा बिल्कुल, कि भाई क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हमारा सी, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, ठीक है। कि भाई उसके राजा के लोग जो है आलसी थे, राजा ने जो है उनको सबक सिखाने का तय किया, और इसके बाद में उसने एक दिन जो है रोड पर पत्थर रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि व्यापारी गुजरे, व्यापारियों ने पत्थर तो नहीं हटाया और चारों ओर पत्थर के चारों ओर से घूम के जो है अपने मार्ग पे निकल गए। अगला देखते हैं।
अभी देखो थोड़ा छोटा है ना, तो कभी कभी क्या है इतने छोटे आ जाते हैं ना, तो आपको हो सकता है जो मैं बार बार बता रहा हूँ ना आपको कि सीधे ऑप्शन पे हो सकता है आपको ऑप्शन पे आने की जरूरत ही नहीं पड़े, इतना छोटा दिखे कि आपको जो है करने की जरूरत ना पड़े। देखो अब कैन एनीवन, तो एक ट्रिक नहीं है इसकी, कई ट्रिक्स हो सकती हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी कैसी है ना, आपकी जो रीडिंग क्षमता है ना, रीडिंग कैपेसिटी है कि वो कितनी अच्छी है आपकी, कितना ज़्यादा अभ्यास किया है आपने। तो कैन एनीवन, कैन एनीवन एंड लेट अभी आ सकता है क्या? कैन एनीवन एंड लेट नहीं। देखो कैन एनीवन एंड लेट, कैन एनीवन एंड लेट, कैन एनीवन फॉर ए लॉन्ग टाइम, हाँ ये लग रहा है कैन एनीवन। अब देखो चलो ऑप्शन पे आ जाते हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस है, चारों अलग अलग है ना। तो अब देखते हैं हम इसमें कैन एनीवन एंड लेट तो आएगा नहीं, कैन एनीवन फाल्सहुड ट्रिम्फ, कैन एनीवन, इसको देखना जरा, कैन एनीवन ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, वाक्य शुरू हो रहा है कैन एनीवन, इसके बाद में देखना इसको सप्रेस्ड द सप्रेस ट्रुथ, क्या कोई भी सत्य को दबा सकता है? क्या कैन एनीवन सप्रेस द ट्रुथ, क्या कोई भी सत्य को दबा सकता है? कैन एनीवन सप्रेस द ट्रुथ, इसके बाद में आर पे आओ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिल्कुल देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा, कैन एनीवन सप्रेस ट्रुथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसके बाद में क्यू पे आओ, एंड लेट फाल्सहुड ट्रिम्प, क्या कोई भी सत्य को लंबे समय तक दबा सकता है और झूठ को जीतने दे सकता है, एंड लेट फाल्सहुड ट्रिम्प, और क्या ये अलाउ कर सकता है कि झूठ जो है जीत जाए परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये हो गया हमारा सी, इसका आंसर हो जाएगा है ना कैन एनीवन। तो बस छोटा सा था, तो आपने जो है फटाफट ऑप्शंस को चेक कर लिया है ना, कि सबसे पहले आपने क्या किया कि क्यू को डिलीट कर दिया कि नहीं यार ये तो नहीं आएगा, कैन एनीवन एंड लेट है ना, कैन एनीवन सप्रेस्ड ट्रूथ है ना, तो बहुत छोटा होता है ना, तो आराम से दिख जाएगा आपको जब जोड़ने की कोशिश करोगे। और जहाँ पे आपको लग जाए, जहाँ आप श्योर हो जाओ ना कि 90% आपको लगने लगे ये, तो एक बार उनको चारों को पढ़ के देख लो, हाँ वाक्य बन गया तो बिल्कुल हो गया काम। और कभी कभी जब आपको लग जाए ना, आपको लगे टाइम कम है, तो आपको लग जाए 90% श्योर है हम, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है फिर उसको है ना, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। मेन बात यहाँ पे मायने रखती है कि टाइम आपको लगाना है कम और एक्यूरेसी होनी है आपकी ज़बरदस्त, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, पी आर एस पी, तो दो बार आ रहा है पी, क्यू तो आ नहीं रहा, तो इस क्यू को तो पढ़ेंगे नहीं है ना, ये क्यू तो गया काम से, इस क्यू को तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें देखना है पी आर और एस में से द लोकल इंडस्ट्रीज ऑफर्ड बाय, ऑफन ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स, इसको देख लेते हैं लास्ट को, ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल, ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल। ये जो वेजेस शब्द है ना, इसका मतलब होता है मेहनत, आपकी तनख्वाह जो होती है ना, आपकी जो मजदूरी होती है, वेतन जो होता है, उसको बोलते हैं वेजेस। एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल, कुछ लग नहीं रहा कि है ना कि इसके पहले जस्ट क्या आना चाहिए। तो देखने की कोशिश करते हैं, हमारी वही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, इसको पकड़ते हैं सबसे पहले, किसे, बी को और डी को, इनसे चेक करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसलिए भी चांस बनते हैं इनके बी और डी के, क्योंकि दोनों की दोनों ही पी से शुरू हो रहे हैं, दोनों के लास्ट में ही क्यू आ रहा है, ऑप्शन बी के लास्ट में भी क्यू आ रहा है और ऑप्शन डी के लास्ट में भी क्यू आ रहा है, ऑप्शन बी भी पी से शुरू हो रहा है और ऑप्शन डी भी पी से शुरू हो रहा है। तो ऐसे अगर ऑप्शन दिख जाए ना आपको, तो ऐसे ऑप्शन में तो 95% चांस होते हैं कि उत्तर आपका इन्हीं में से निकलेगा, क्योंकि देखो उसने बहुत ही पास पास कर दिया मामला। आपको सिर्फ आर और एस में से डिसाइड करना है कि क्या पहले आएगा। अब ऐसा करते हैं, हम पढ़ के देखते हैं ना, इसको लेते हैं, सबसे पहले हम डी को लेते हैं कि लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, इसके बाद में आर, आर्ग्यूइंग वेमेंटली, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, कि लोकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑफन अक्सर, आर्ग्यूइंग वेमेंटली, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना, वेमेंटली का मतलब होता है बड़े ही उत्साह के साथ, जब बड़े ही जोश और उत्साह के साथ कोई काम करते हो ना, तो उसको बोला जाता है वेमेंटली। तो आर्ग्यूइंग वेमेंटली, इसके बाद में एस देखो, प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज, नहीं प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज क्या दे रखा है इसमें, हम नहीं, इसको चेक करने की कोशिश ना, ऑफर्ड बाय, हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं डी ऑप्शंस को है ना, कि लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, ये पी लगाया हमने इसके बाद में, कि प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज,
कि लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज, कि भाई ये जो लोकल की इंडस्ट्रीज होती है ना, ये क्या करती हैं, हाई सैलरी के खिलाफ जो है विरोध करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। इसके बाद में आर देखो, आर्ग्यूइंग वेमेंटली, आर्ग्यूइंग वेमेंटली मतलब तर्क करते हुए, वेमेंटली मतलब दमदार तरीके से, जोर शोर तरीके से। एस देखो इसके बाद, ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स, ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स, है ना, लग नहीं रहा थोड़ा सा। इसके बाद क्यों देखते हैं, दैट दिस विल अनरीजनेबली रेज ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल। बी को देखते हैं, है ना। जैसे ही ऑप्शन सही होगा ना, तो आपके जो चारों ऑप्शन जा रहे हैं ना, वहाँ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पढ़ने का अभ्यास अच्छा किया है ना, तो जब आपको लगा कि भाई इनमें से चेक कर रहे हो आप, है ना, तो पहला देखा, पहले के तुरंत बाद जैसे ही आपका अगर दूसरा मैच खा गया ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार यही होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा मिल गया। उसके बाद तीसरा भी तुरंत मिलेगा और चौथा भी तुरंत मिलेगा। कहीं आपकी अगर गाड़ी अटक रही है ना थोड़ी थोड़ी, इसका मतलब है कि ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब देखो इस बी को देखने की कोशिश करते हैं। लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, इसके बाद में हमने लगाया प्यू, प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज, कि लोकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वे हाई सैलरी का जो है विरोध करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। इसके बाद में हमने एस लगाया, ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स। अब देखो, अब जो है बात जमी, क्यों, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स लोगों को ज़्यादा तनख्वाह देती है। मल्टीनेशनल फर्म जो होती है, इंटरनेशनल फर्म, ये क्या होती है, लोगों को ज़्यादा तनख्वाह देती हैं। तो इसके चक्कर में कोई बड़ी कंपनी है और यहाँ पे एक छोटी कंपनी भी है। अब यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो बड़ी कंपनी जब इन लोगों को ज़्यादा तनख्वाह देगी, तो ये सारे के सारे मजदूर तो इधर चले जाएंगे ना, और फिर इसके चक्कर में क्या होगा, ये जो छोटी कंपनी है ना, इसको भी इन मजदूरों को ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, है ना। तो अब इस तरह से समझो इस चीज़ को। तो अब इस ऑप्शन को देखो, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन, इसके बाद में हमने लगाया पी, प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज, हाई सैलरीज का विरोध करती है जो कि प्रदान की जाती है, यही तो आएगा इसके बाद, प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स, कि वह सैलरी, प्रोटेस्ट द हाई सैलरी जो कि ऑफर की जाती है। अब यहाँ पे ऑफर लिखा हुआ है, तो ऑफर किसके द्वारा होगा ऑफर, अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। आर्ग्यूइंग वेमेंटली के बाद ऑफर आ सकता है क्या, दैट दिस विल अनरीजनेबली रेज के बाद ऑफर आ सकता है क्या, प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज ऑफर्ड बाय, है ना। तो यहाँ पे जब ये ऑफर लिखा हुआ है, तो ये ऑफर किसके बाद आएगा, मतलब तो ये ऑफर आएगा लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज, पहले आएगा पी, उसके बाद में आएगा एस, ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स, उसके बाद में आएगा, और ये जो है विरोध करती है, किस तरह से करती है विरोध, आर्ग्यूइंग वेमेंटली, तर्क प्रस्तुत करते हुए जोरदार तरीके से, क्यों लगा देंगे। इसके बाद में कि दैट दिस विल अनरीजनेबली रेज, अनरीजनेबली मतलब एक तो होता है रीजनेबली, इसका मतलब होता है वाजिब रूप से, अनरीजनेबली मतलब जो कि समझ के बाहर हो, है ना, लॉजिकल ना हो। दैट दिस विल अनरीजनेबली रेज ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल, तो यही कहना होता है लोकल इंडस्ट्रीज का कि भाई बड़ी कंपनीज आके अगर ज़्यादा तनख्वाह देगी, तो उसके माध्यम से क्या होता है, छोटी कंपनी को भी तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है, और इसके माध्यम से क्या होता है, अनरीजनेबली रेज ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल, कि सारा का सारा वेतन जो है ना लोगों का, कर्मचारियों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव लेवल तक बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से ढूंढने की कोशिश करना है, धीरे धीरे समझ के, है ना। अगला देखते हैं क्या कहा जा रहा है अगले में। ए लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप, डंप का मतलब होता है त्याग देना, है ना, कि भाई जैसे आपने अपना कचरा लिया और कचरे को डंप कर दिया बाहर जाके, और लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश का मतलब होता है यही, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कचरा होता है ना, उसको बोलते हैं रबिश, इन ओपन बिन्स, ये बिन जो होते हैं वो कचरा दान होता है ना आपका, उसको बोला जाता है। कि लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन्स, इसका मतलब हुआ कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, कचरे को बिल्कुल खुले में ही जो है डंप कर देते हैं, खुले में ही त्याग देते हैं। ऑप्शन से देखो, पी नहीं आ रहा, देखो एस आ रहा है, आर आ रहा है, यहाँ पे भी आर आ रहा है, चांसेस लग रहे हैं कि इन दोनों में से हमारा आंसर होना चाहिए, है ना, बी और सी में से चांसेस हैं। 100% मत समझ लेना, आप जो है पक्का समझ लो, बार बार मैं बता रहा हूँ कि 80% होता है, कभी कभी जो है ना ये चकमा दे देता है हमें, इन दोनों में से ही नहीं निकलता कभी कभी आंसर, कभी निकलता है ए और कभी निकलता है डी। तो इतना तो पक्का हो गया कि ये जो है पी नहीं आएगा। तो अगर हमने ऑप्शंस नहीं देखे होते और हमने इनको पढ़ना शुरू कर दिया होता, तो हम पी को भी पढ़ के दिमाग में अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते, ठीक है। चलो ठीक है, तो पी नहीं आएगा, और पी नहीं आएगा, और दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि क्यू भी नहीं आएगा, क्यू भी ऑप्शन में नहीं है। तो इन दोनों को ही क्यों पढ़ें जब हमें प्रश्न हल करना है। अब हमें इतना तय कर लेना है कि आर आएगा या एस आएगा, कि एक के बाद या तो आर आएगा या एस आएगा, और छठे के पहले
या तो आर आएगा या एस आएगा। इनमें से अगर एक भी क्लू बैठ गया ना, या तो हम ये तय कर लें कि एक के बाद आर आएगा या एस आएगा, या हम ये तय कर लें कि छठे के पहले आर आएगा या एस आएगा। अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन्स, कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कचरे को खुले में त्याग देते हैं, है ना। इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है, आ सकता है ये। इस कचरे में क्या होता है, मक्खियाँ जो होती है ना, ब्रीड का मतलब है वे बच्चे पैदा करती हैं मक्खियाँ, है ना, एंड मल्टीप्लाई, और उनकी संख्या बढ़ती जाती है ना। सच केयरलेसनेस इनवाइट्स फ्लाइज टू द रबिश। अब ध्यान देना, इन दोनों में से कौन सी लाइन पहले आनी चाहिए। आपने कचरा ले जाकर बाहर फेंक दिया, खुले में फेंक दिया, तो क्या होगा, इससे सबसे पहले तो मक्खियाँ कचरे पे आके बैठेंगी और फिर आके वे अपने बच्चे पैदा करेंगी। तो ये आएगी लाइन आपकी पहले एस वाली। ध्यान दे रहे हो, कौन सी लाइन आएगी हमारी पहले लाइन, एस वाली आएगी, है ना, कि भाई सच केयरलेसनेस जो है वो क्या करती है, इनवाइट्स फ्लाइज टू सच केयरलेसनेस, की इस तरह की जो लापरवाही है, यानी कि खुले में कचरे का फेंक देना जो है वह मक्खियों को बुलाता है इस रबिश पे, कचरे पर। इसके बाद में एस के बाद में आना चाहिए आपका क्या, चलो एस आ गया इसके बाद, है ना। इतना तो तय हो गया हमारा कि सबसे पहले आएगा हमारा एस। तो हमारा आंसर जो है इन दोनों में से ना होके इन दोनों में से है, या तो ए में से है या फिर किस में से है, डी में से है ना। चलो ठीक है, अब अगला देखने की कोशिश करते हैं कि एस के बाद पी आना चाहिए या फिर आर आना चाहिए, है ना। तो एस देखा हमने कि सच केयरलेसनेस इनवाइट्स फ्लाइज टू द रबिश, एस आ गया, ठीक है। इसके बाद में अब देखते हैं हम कि पी को, चलो पी को चूज कर लेते हैं ना। ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज। लग तो रहा है कि भाई हो सकता है कि भाई सच केयरलेसनेस जो है वह इनवाइट्स फ्लाइज टू द रबिश, और इसके बाद में अगर हम एस के बाद में अगर पी को लगाना चाह रहे हैं तो ये भी जम रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज, कि इन मक्खियों के द्वारा हर तरह की बीमारियां जो है लेके आई जाती हैं ना, तो लग रहा है। इसके बाद देखते हैं क्यू, कि देन दे कम इन टू द हाउस एंड इनफैक्ट अनकवर्ड फूड, और इसके बाद में वे मक्खियाँ घर में आती हैं और जो हमारा खुला हुआ भोजन है ना उसके ऊपर बैठती हैं, ठीक है, ये भी लग रहा है, क्यू भी लग रहा है। इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई, इसके बाद में आर, कि इस कचरे में मक्खियाँ बैठ के अपने बच्चे देती हैं और वे कई संख्या में बढ़ती चली जाती है। अब मामला गलत हो गया, यहाँ पे आर पे आके आप फंस गए। ये क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, है ना, इसलिए जो इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगेगा नहीं आपको। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई, जो तरीके मैं बता रहा हूँ ना वो आपके दिमाग में बैठ गए, तब फिर आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे ना, तो ये क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये जो PQRS है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। पजल की तरह लो आप इन्हें, जैसे पजल सॉल्व करते हैं ना, कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो देखो ये सारे जमते चले गए, ए के बाद पी भी सही लगा, क्यू भी सही लगा, लेकिन जब मैं आर को लिखना चाह रहा हूँ ना तब फिर गड़बड़ हो रही है। इन दिस रबिश द फ्लाइज, कि भाई पहले मक्खियाँ आई कहाँ पे, रबिश के पास आई, फिर वे मक्खियाँ जो है बीमारियों को लेके आई, फिर वे मक्खियाँ हमारे घर में आ गई और कूड़े पे बैठ गई। फिर वे मक्खियाँ हमारे घर पे आ गई और जो खुला हुआ भोजन था उसके ऊपर बैठ गई। अब इसके बाद में ये सही है क्या, इन दिस रबिश, फिर कचरे की बात कर रहे हो आप, नहीं। तो अब हमारा ऑप्शन क्या बचा, ए हट जाएगा, हमारा बचा ऑप्शन डी, और डी हो जाएगा हमारा राइट। अब डी को पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, अब डी को पढ़ो, कि सच केयरलेसनेस इनवाइट्स फ्लाइज टू द फ्लाइज, आपने कचरा खुले में त्यागा, इस तरह की आपने बेवकूफ़ान हरकत की, केयरलेसनेस, लापरवाही जो दिखाई, उससे क्या हुआ, मक्खियाँ जो है कचरे के ऊपर आई, है ना। इसके बाद में आ जाएगा आर, इन दिस रबिश, और इस रबिश के ऊपर मक्खियाँ आके बैठी और आके बैठ के जो है वो संख्याओं में बढ़ने लगी और जो है बच्चे दिए उन्होंने और जो है फैलती चली गई, है ना, बढ़ती चली गई, है ना। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में क्यों आ जाएगा, देन दे कम इन टू द हाउस, फिर उसके बाद में वे हमारे घर में आई और उसने जो है इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्ट संक्रमण फैला दिया, हमारा जो फूड खुला हुआ था उसके ऊपर जो है संक्रमित कर दिया। इसके बाद में हमारा पी आ जाएगा, कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज, कि ये जो मक्खियाँ हैं ना इनके साथ काफ़ी सारी जो है बीमारियाँ आती हैं और वे हमारे भोजन पे बैठ चुकी हैं, चूँकि इसलिए कंज्यूम्शन ऑफ सच फूड कैन ओनली ब्रिंग डिसीज एंड सिकनेस, और जब इस तरह का हम भोजन खाते हैं तो उससे जो है बीमारियां आएंगी और जो है क्या कहते हैं, मतलब हम बीमार पड़ेंगे, डिसीज होंगी, बीमारी आएंगी और सिकनेस आएगी हमें अंदर। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो देखा कि भाई यहाँ पे दो ही थे ना, आर था और एस था, तो पहले तो हमने क्लियर कर दिया कि नहीं, आर का तो मामला बन नहीं पा रहा है ना, आर और एस में से हमने क्लियर कर दिया कि आर या एस में से कोई आना चाहिए। पी और क्यू को हमने हटा ही दिया था नंबर 1 पे, कि पी को हटा दिया था और जो है हमने क्यू को हटा दिया था ना। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। इट इज़ ट्रू, बड़ा छोटा सेंटेंस है ना। और हाँ, जब भी छोटा दिखे ना तो आपने सुना होगा वो कहावत बोलते हैं ना, कि क्या बोलते हैं कि भाई वो
पतला देख के लड़ना नहीं, और ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि मोटा देख के डरना नहीं और पतला देख के लड़ना नहीं। तो वो वही बात है कि इस छोटे को देख के ना कभी गच्चा मत खा जाना। छोटे में आप अपना आंसर निकाल भी लो ना, आंसर आपने टिक कर लिया, इसके बावजूद भी इसको एक बार पढ़ लेना चारों को कि कनेक्शन बैठ तो रहना। क्यों? क्योंकि छोटे में वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, कभी कभी बहुत ही ट्रिक फंसा देता है हल्की सी। देखते हैं, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। इट इज़ ट्रू, चलो ऑप्शंस पे आ जाते हैं। P Q R, S नहीं आएगा है ना, चलो ठीक है, ये S हटा दिया हमने ना, तो P Q और R है ना, R। तो ऐसा करूँ मैं, सबसे पहले इस ऑप्शन को उठा लूँ, A को ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, C को ले लेता हूँ है ना, A को ले लेता हूँ, C को ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों में R आ रहा है ना, और मैंने आपको बता रखा है 80% चांस होते हैं हमारे जब ऑप्शंस उसी से शुरू होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे, आर को पढ़ के देख लेते हैं ना, छोटा है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे मैक्सिमम भी अगर आप दोगे ना तो भी इसे आप 30 सेकंड में बना सकते हो है ना। इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट, उसके बाद में देखते हैं पी आएगा क्या, दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी बट इट इज़ ट्रू वी आर बॉर्न, कि हम पैदा होते हैं, वी आर बॉर्न। अब ये देखना ही क्या गड़बड़ कर रहा है, वी आर बॉर्न, बॉर्न टू बी हैप्पी, दो बार बॉर्न क्यों आएगा भाई? वी आर बॉर्न, अगर किसको देखने की कोशिश कर रहे हैं हम? आर को, हाँ हाँ हाँ, आर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट दोबारा, इट इज़ ट्रू हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको है ना, आर वाले को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वी आर नॉट, इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट। अब देखो एक बात आपको क्लियर हुई कि क्या क्लियर हुई, वी आर बॉर्न और फिर इसके बाद में देखो बॉर्न लिखा हुआ है, वी आर बॉर्न, बॉर्न टू बी हैप्पी बट। तो इस तरह से कोई सेंटेंस बन सकता है क्या? देखना इसे, मैं बता रहा हूँ कितने सारे क्ल्यू हो सकते हैं। वी आर बॉर्न और फिर उसके बाद में बॉर्न आ सकता है क्या दोबारा? वी आर बॉर्न, बॉर्न टू बी और ये हैप्पी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के जस्ट बाद पी नहीं आएगा। इस देखो इस ऑप्शन में क्यू के जस्ट बाद पी आया हुआ है, क्यू के जस्ट बाद पी आया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको देख लेते हैं हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा ऑप्शन जो है, आंसर जो है, पूरी संभावना बन रही है कि ए या सी में से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आर से शुरू हो रहे हैं। अब सी को मैंने गलत कर ही दिया, अब ए को पढ़ लेते हैं, देखिए बैठता है क्या सही। इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी, यह बात सच है कि हम खुश होने के लिए जन्म नहीं लेते, बट इसके बाद में क्यों आओ, बट वी आर बॉर्न, लेकिन हम जन्म लेते हैं टू सीक, सीक का मतलब होता है खोजना, किसी चीज़ की इच्छा करना, लेकिन हम जन्म लेते हैं हैप्पीनेस को खोजने के लिए। टू सीक हैप्पीनेस, टू सीक हैप्पीनेस, सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी, सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। लग रहा है ना, बिल्कुल हो गया, बस मामला एकदम फिट बैठ गया पूरा की पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? हो गया बिल्कुल एकदम सही। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना तो जो है मामला बन जाएगा आपका ज़्यादातर जो है ना। अगला देखते हैं, तो अगला क्या कहता है, वैन द इम्प्रेशनिस्ट। अब देखो, अब इस इम्प्रेशनिस्ट का क्या मतलब है ना, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये वोकेब, इस वोकेब को कभी हल्के में मत लेना है ना, ये जो है आपका बिल्कुल बेस तैयार करती है ना। पिछले वीडियो में मैंने बात कही थी, बार बार इस बात को मैं बोलता हूँ कि वोकेब जो है किसी भी इंग्लिश का एग्ज़ाम में आपका आधार तैयार करती है। वोकेब के डायरेक्ट प्रश्न तो आएंगे ही, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम, स्पेलिंग मिस्टेक्स, फ्रेजल वर्ब, ये सब तो क्या है, डायरेक्ट वोकेब है, ये तो पूछी जाएगी ही जाएगी। लेकिन इसके बाद में आपके क्या है, क्लोज टेस्ट है, इसके बाद में आपका PQRS है, इसके बाद में आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशंस है, इसके बाद में आपके कॉमन एरर्स हैं, इसके बाद में आपके फिलर्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके अंदर भी तो वोकेब आएगी, और वो वोकेब अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर उसे कैसे करोगे आप? तो देख रहे हो आप, यहाँ से चल रही है वोकेब और लास्ट तक जा रही है, कहीं छूट नहीं रही, मतलब पूरे की पूरे चीज़ों में ना। तो ये क्या है, वोकेब जो है ना, बिल्कुल एकदम अदृश्य धागे की तरह है। ये जो माला बनती है ना अपनी, तो माला में ऐसा लगता है कि यार फूल है मेन, तो धागे है ना, धागा तो दिखता नहीं, लेकिन धागा ही इस माला के अंदर चलता है। तो मेन जो है ना वोकेब। अब देखो यहाँ पे इम्प्रेशनिस्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्रेशनिस्ट का मतलब होता है पेंटर, है ना, पेंटर को बोलते हैं, है ना, चित्रकार करने वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं। व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, अब क्या करेगा ये इम्प्रेशनिस्ट, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट। चलो ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं। पी आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, इसको हटाओ, है ना। इसके बाद में ये दो जगह तो एस आ रहा है
और आर आ रहा है और पी आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को चेक करने की कोशिश करते हैं ना। इस ऑप्शन ए को लेते हैं और इस ऑप्शन सी को लेते हैं, देखते हैं ऐसा आ सकता है क्या। व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, कि जब चित्रकार पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, जब चित्रकारों ने क्या किया, लोगों के चित्र को, लोगों का चित्र बनाया है ना, पेंट किया। व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, जब इन्होंने क्या किया, पेंटर्स ने क्या किया, पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, लोगों का चित्र बनाया। एस दोनों में बिल्कुल सही लग रहा है, आ सकता है। इसके बाद में देखते हैं अब पी आना चाहिए या आर आना चाहिए, ये हमें डिटरमाइन करना है ना। पीपल, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, जब चित्रकारों ने लोगों का चित्र जो है वो बनाया, पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, है ना। तो ये एस हो गया सबसे पहले। अब इसके बाद हमें देखना है, इसके बाद में हम आर लगाएं या पी आना चाहिए ना, देखते हैं क्या जम रहा है। पीपल, पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, दे मेड देम लुक लाइक, अब है ना, या फिर इसके बाद ये लगाओ, पीपल यू वुड सी, पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, दे मेड देम लुक लाइक। जब अब ये देम आ रहा है ना, अब यहाँ देम किसके लिए आएगा, मतलब या तो ये लोगों के लिए आएगा, या फिर चित्रकारों के लिए आएगा, या फिर चित्रकारों ने जो चित्र बनाए उनके लिए आएगा। अब देखो चित्रकारों के लिए तो आ गया दे, है ना, दे मेड। अब इन्होंने कुछ बनाया होगा ना, यहाँ पे मेड लिखा हुआ है, दे मेड, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने चित्र ही तो बनाया। कि जब चित्रकारों ने लोगों का चित्र बनाया तो उन्होंने इस तरह से बनाया, दे मेड देम लुक लाइक, वे चित्र इस तरह से दिखते थे, दे मेड देम लुक लाइक पीपल यू वुड सी एवरी डे एंड ऑफन पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन द सीन। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज़्यादा नहीं, हल्का सा है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो दोबारा देखना, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, तो मैंने बताया इन दोनों में से लग रहे हैं चांस होने के, तो हमने एस को चेक किया, बिल्कुल सही बैठ रहा है, पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल। इसके बाद में अगर मैं आर को चेक करने की कोशिश करता हूँ, है ना, पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, पीपल यू वुड सी, तो ये जो है ना कुछ कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। लेकिन अगर एस के बाद में मैं पी को चेक करने की कोशिश करता हूँ, एस के बाद में पी को चेक करने की कोशिश करता हूँ, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, तो उन्होंने जो चित्र बनाया ना लोगों का, पी पे आओ, दे मेड देम लुक लाइक, तो उन्होंने उन चित्रों को ऐसा दिखाया, ऐसा चित्रित किया कि जैसे पीपल यू वुड सी, जैसे कि पीपल आप देखोगे, एवरी डे एंड ऑफन पुटिंग, कि जैसे कि लोग आपको अक्सर दिखाई देते हैं ना, यानी कि उन्होंने चित्र जो है ना बड़ा ही जीवंत चित्र बनाया। वे उन चित्रों को देखकर ऐसा लगा मानो जैसे कि आपको चित्र लोग बाग दिखाई देते हैं ना चलते फिरते हुए, ऐसे दिख रहे थे उनके चित्र। दे मेड देम लुक लाइक एवरी डे, दे मेड देम लुक लाइक पीपल यू वुड सी, उन्होंने उन चित्रों का ऐसा बनाया। इसके बाद में आर आएगा कि पीपल यू वुड सी एवरी डे एंड ऑफन पुट मोर एम्फेसिस ऑन। अब देखो अगर आपको पता है ना, तो ये क्या है, ये जो पुट है ना, पुट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, एवरी डे एंड ऑफन पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन द सीन, यानी कि उन्होंने जो सीन क्रिएट किया, चित्रकारों ने ऐसा सीन बनाया, उन्होंने लोगों का चित्र ऐसा खींचा जैसे कि लोग आपको दिखाई देते हैं ना, जनरल बाजार में आप जाते हो कहीं भीड़ भाड़ में जाते हो तो लोग आपको दिखाई देते हैं ना चलते फिरते, बिल्कुल ऐसा उनका नज़ारा था, ऐसा चित्र उन्होंने बनाया ना। तो ये हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी। तो कैसे निकाला हमने इसका आंसर, कि हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हम प्रश्न को देखा व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, इसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्यू को डिलीट कर दिया कि भाई ये क्यू को हटाओ यहाँ से, क्यू का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में हमने देखा कि ऑप्शन ए भी एस से शुरू हो रहा है और ऑप्शन सी भी एस से शुरू हो रहा है, तो हमें लगा चांस बन रहे हैं कि जो है इनमें से हमारा आंसर हो सकता है। तो फिर हमने जो है इनको पकड़ के जो है कोशिश की एक दूसरे को जो है क्लियर करने की। तो जब हमने कोशिश की ना, तो जब हमने देखने की कोशिश की, इधर उधर से चलने की कोशिश की, तो ये जो है हमारा सही नहीं मिल पाई है ना, इसकी लिंक जो है, कनेक्शन जो है, एक से जोड़ने का जो कनेक्शन होता है ना हमारा लिंक, वो नहीं हो पाया इसका। और इसको जब हमने पढ़ा तो एकदम ठीक हो गया। तो अब इन दोनों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसके अलावा और भी तरीके हैं आप इसको सॉल्व करने के, इस तरह से भी कर सकते हो कि व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, आपने चलो ऑप्शन नहीं देखे ना, आपने इनको देख कर ही करने लग गए आप फटाफट। व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, अब क्या इसके बाद में ये लगा सकते हो क्या आप आर, इसके बाद में आप आर लगा सकते हो क्या, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पीपल यू वुड सी, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पीपल यू वुड सी, कोई लिंक मिल रहा है, कोई कनेक्शन मिल रहा है इनमें, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पीपल यू वुड सी। इसके बाद में देखो व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट दे मेड देम लुक लाइक, देखो पहले के बाद में, चलो मैं कल्पना करने की कोशिश करता हूँ, मैं पहले के बाद में पी लगाना चाह रहा हूँ, है ना। तो ध्यान दो कि चलो मैं ऑप्शन नहीं देखता, मैं सीधा इस तरह से करने की कोशिश करता हूँ। व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, आर लगाने की कोशिश की मैंने, पीपल यू वुड सी, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पीपल यू वुड सी, कोई लिंक नहीं मिल पा रहा कि जब चित्रकार लोग आप देखोगे, तो ये गलत हो गया।
अगला देखो, मैंने कोशिश की कि व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, पी लगा दूं ऑप्शन, है ना, इसको चुनने की कोशिश की मैंने। व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट दे मेड देम लुक लाइक, अब दे मेड देम लुक लाइक व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया इम्प्रेशनिस्ट और एक सब्जेक्ट ये हो गया, तो दोनों साथ साथ, क्या मतलब इनका, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट दे मेड देम लुक लाइक, कि जब चित्रकार दे मेड देम लुक लाइक, उन्होंने, वे जो है उन्होंने बनाया ना, मतलब कुछ सेंस बन नहीं पा रहा, लिंक क्रिएट हो नहीं पा रही बिल्कुल सही तरीके से, तो इस तरह से ये भी डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे और जब आप इनको देखोगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से धीरे 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 लिंक को ढूंढना, ऑप्शंस पे जाना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, है ना। इसके अलावा ये जो हमारे पेयर है ना, कि भाई पी आर का पेयर है या फिर क्यू पी का पेयर है ना, उस पेयर को ढूंढने की कोशिश करना, जोड़े को तलाशने की कोशिश करना। तो इस तरह से जो है अगर आप कोशिश करोगे तो जो है आसान हो जाएगा धीरे धीरे। अगला देखते हैं 19, क्या कहना चाह रहा है, द हार्नेसिंग ऑफ अवर रिवर्स। हार्नेस करने का मतलब होता है दोहन करना, किसी चीज का जो है फायदा उठाने की कोशिश करना, है ना, उसको बोलते हैं, उसका जो है मैक्सिमम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं हार्नेस। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, चलो ठीक है, ऑप्शंस पे आओ, आर, आर, क्यू और क्यू। तो इसके मतलब क्या हुआ कि पी को पढ़ने की जरूरत नहीं है और एस को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब जरूरत है तो किसको, क्यू या आर में से डिसाइड करने की है कि क्या आएगा, है ना। दो ऑप्शन बचे। अब देखो कितना इस तरह से जब आप करते हो ना, ऑप्शंस का प्रयोग करते हो, तो मामला जो है ना बहुत ही कम रह जाता है आपके पास, है ना। एलिमिनेशन टेक्निक जब आप यूज करते हो तो बहुत ही कम समय में जो है आप आंसर निकाल सकते हो अपना। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, क्यू या फिर आर, क्यू या फिर आर, है ना, कि ये आर है, ये आर है, ये क्यू है और ये क्यू है। अब आपको ये तय करना है कि पहले के बाद में क्यू आएगा या आर आएगा। देखते हैं अब, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, the waters of which, the harnessing of our rivers, the waters of which, ये भी एकदम सही लग रहा है, the harnessing of our rivers which must be considered, अच्छा which must be considered, तो Q या R, चलो इसको देख लेते हैं, लास्ट को देख लेते हैं ना, and dealt with on national lines, है ना, इसको देखने की कोशिश करता हूँ मैं कि भाई इसके पहले कुछ दिख जाए मुझे, and dealt with on नेशनल लाइंस। डील विथ का मतलब होता है सामना करना। अब सामना किसका करोगे आप, किसी प्रॉब्लम का सामना करोगे, है ना, तो चांस लग रहे हैं कि पी लास्ट में आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है पी लास्ट में। क्या ये हो सकता है हमारा आंसर कि भाई इसमें आ रहा है ना पी लास्ट में, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम एंड डील्ड विथ ऑन नेशनल लाइंस। चलो ऐसा करते हैं, अब जब हमें पी लग रहा है ना तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, सी के जो है ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, क्यू एस आर और पी, इसको जोड़ के पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि लग रहा है हमें, क्योंकि ये ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, क्योंकि डील किसके साथ करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम के साथ करते हैं, प्रॉब्लम से जूझते हैं, उससे निपटते हैं। तो हमने देखा क्यू को लगा के देखा पहले, है ना, कि द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, इसके बाद में क्यू, द वाटर्स ऑफ विच, हमारी नदियाँ जिनका की पानी, द वाटर्स ऑफ विच, उसके बाद में एस लगाओ, नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट, जो कि ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है, हमारी मतलब हमारी नदियों का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना, जिनका कि पानी ज़्यादातर जो है वेस्ट हो जाता है। इसके बाद में आर देखते हैं, विच मस्ट बी कंसिडर्ड, विच मस्ट बी कंसिडर्ड, आर आ सकता है क्या इसके बाद में, विच मस्ट बी कंसिडर्ड। इसके बाद में बोल रहा है पी, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम एंड डील्ड विथ ऑन नेशनल लाइन्स। कुछ बन नहीं रहा एकदम सही तरीके से। इसको देखने की कोशिश करते हैं, बी को देखने की कोशिश करते हैं ना, कि सबसे पहले क्या किया हमने, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द वाटर्स ऑफ विच, कि हमारी नदियों का मैक्सिमम फायदा उठाना, द वाटर्स ऑफ विच, जिनका कि पानी, इसके बाद में एस लगाओ, नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, जिनका कि पानी ज़्यादातर बर्बाद होता है, इसके बाद में पी लगाओ, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर। देखो ये क्या है, जब आपने कभी एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हो ना तो उनमें क्या है, लंबे सेंटेंसेस होते हैं, और लंबे सेंटेंसेस में क्या है, वे कोमा 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 3-4 बार कोमा लगा लगा के ना सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं। जैसे कि हमारी नदियों का अधिकतम फायदा उठाना, कोमा, जिनका कि पानी ज़्यादातर बर्बाद होता है, कोमा, हाँ एक बड़ी समस्या, इस तरह से लिख देते हैं वो। जैसे कि उन्होंने लिखा कि भाई करिश्मा, उन्होंने लिखा करिश्मा, फिर कोमा लगा के लिख दिया उन्होंने, जो कि पप्पू के साथ भाग गई थी,
फिर कोमा लगा दिया उन्होंने, एक अच्छी लड़की है। इस तरह से लिख देते हैं कभी कभी क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। करिश्मा, लेकिन करिश्मा पप्पू के साथ भाग गई थी, अच्छी लड़की कैसे हुई? नहीं हो सकती, अच्छी लड़कियां भी भाग जाती हैं। तो करिश्मा जो कि पप्पू के साथ भाग गई थी, है ना, यहाँ पे कोमा लगा दिया इन्होंने, एक अच्छी लड़की है। तो इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो पूरा की पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इस तरह से बन के लिखा हुआ है ना। तो ये मैंने उदाहरण देके समझाया आपको, है ना, करिश्मा क्यों भागेगी। तो द हार्नेशिंग ऑफ आवर रिवर्स, की हमारी जो नदियां हैं उनका जो दोहन करना है ना, उनका जो मैक्सिमम फायदा उठाना है। तो इसको देख रहे हैं हम, बी को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्यों लगाया हमने? द वाटर्स ऑफ विच, जिनका की पानी, नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, ज़्यादातर जो है वेस्ट हो जाता है, इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, ये जो है एक बड़ी समस्या है। इसके बाद में आर पे आ जाओ, विच मस्ट बी कंसिडर, और इस समस्या को ध्यान में लिया जाना चाहिए। कंसिडर्ड का मतलब होता है विचार करना, ध्यान में लेना। एंड डील्ड विथ ऑन नेशनल लाइन्स, इस समस्या को ध्यान में लिया जाना चाहिए और इस समस्या के साथ बड़ी ही मजबूती के साथ निपटा जाना चाहिए। एंड डील्ड विथ, है ना, ऑन नेशनल लाइन्स, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटा जाना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। बस देखो कर लिया हमने कि भाई आर्बिट्रेरी, हमने जो है इसको भी उठा सकते थे हम, आर को भी उठा सकते थे। चलो इसको भी देख लेते हैं, आर को भी देख लेते हैं कि भाई इससे जो है किस तरह से बात बिगड़ेगी, है ना, क्योंकि ऑप्शन तो मिल गया, हमारा आंसर है इसका बी, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स। अब मैंने आर को उठा लिया, है ना, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिसको कि कंसिडर किया जाना चाहिए। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड। इसके बाद में देखते हैं हम पी लगा के, है ना, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। अब देखो कड़ी मिल नहीं पा रही लिंक इनकी, कि द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिसको जरूर किया जाना चाहिए, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। चलो ठीक है, पी लगा दिया। इसके बाद में चलो मैं क्यू लगाता हूँ, है ना, द वाटर्स ऑफ विच, जिनका की पानी। इसके बाद में एस आएगा, नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, एंड डील्ट विथ। अब ये वेस्ट के बाद में डील्ट विथ आएगा क्या? तो कहने का चक्कर है कि अगर आपने गलत ऑप्शन पकड़ लिया ना तो आप घनचक्कर बनने लग जाओगे। जब अगर आपने गलत ऑप्शन पे हाथ डाल दिया ना तो आप इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, रास्ता सूझेगा नहीं, आपको भूल भुलैया सी में आ जाओगे। तो तुरंत जो है आपको पता करना है कि यार मैं गलत आ गया थोड़ा सा ना, ऐसा करता हूँ, दूसरे ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्योंकि जैसे ही आपको सही ऑप्शन मिलेगा ना, आपकी लाइट बिल्कुल जल जाएगी माइंड में, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। तो ध्यान देना इस पर, है ना। तो क्या आंसर हुआ हमारा इसका 1900 का बी, है ना, QSPR। एक बार और मैं इसकी हिंदी करके बता देता हूँ आपको कि द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द वाटर्स ऑफ विच, हमारी नदियाँ, जिनका की पानी, है ना, क्यों आया, इसके बाद में ऐसा आएगा, नाउ मोस्टली रन्स टू वे, जिनका कि पानी जो है वैसे ही बह जाता है। इसके बाद में पी आएगा, एक जो है बड़ी समस्या है, पी आया। उसके बाद में लिखेंगे हम, और इस बड़ी समस्या को विच मस्ट बी कंसिडर्ड, इसके बाद में आर आएगा, इसको जो है कंसिडर किया जाना चाहिए। एंड डील्ट विथ ऑन ए नेशनल लाइन्स, और राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटा जाना चाहिए। अगला देखते हैं, लास्ट है हमारा ये, तो इसको देखते हैं 20 को क्या कहना चाह रहा है इसमें ये। द स्पाइडर, मकड़ी, फेल 7 टाइम्स, मकड़ी जो है 7 बार गिरी, टू रीच इट्स गोल, अपने गोल पर पहुंचने से पहले, टू रीच इट्स गोल, है ना, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए मकड़ी जो है 7 बार गिरी। बट डिडंट गिव होप, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप होप, लेकिन उसने आशा को नहीं त्यागा। एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक राजा जो है ना वो हार जाता है, फिर एक गुफा में जाके बैठ जाता है, फिर गुफा में वो देखता है मकड़ी अपना जाला बुन रही है, बार बार गिरती है, फिर जाला बुनती है, फिर गिरती है, फिर जाला बुनती है, लेकिन अंत में जाके वो सफल हो जाती है। फिर राजा को क्या है, प्रेरणा मिलती है कि भाई मैं भी अगर इसी मकड़ी की तरह प्रयास करूं तो मैं भी जो है जीत सकता हूं, है ना। वही कहानी है इस पैराग्राफ में। द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल बट डिडंट गिव अप होप, कि मकड़ी जो है 7 बार गिरी अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसने जो है आशा को नहीं छोड़ा, बट डिडंट गिव होप। ऑप्शन को देखते हैं, P, Q, R और P। तो एस तो आएगा नहीं, है ना, इस एस को हटाओ, इसको पढ़ना ही नहीं है ना, पता चल गया। तो इसको हटाओ, मतलब कम से कम भीड़ तो कम हो, जितनी भीड़ कम हो उतना अच्छा है ना। तो चलो ये एक भीड़ कम हुई है ना। इसके बाद में बचा P, R, Q, P बचा और R बचा और Q बचा, 3 बचे। अब ऐसा करते हैं, ऑप्शन ए या डी को चेक करते हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों में PP आ रहा है। तो द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल बट डिडंट गिव अप होप। अब इसके बाद में हम लगाने की कोशिश करते हैं कि पी को, द किंग लर्नड ए लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, बिल्कुल ठीक है, आ सकता है पी कि जो है डिडंट गिव अप, द किंग लर्नड ए लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, कि राजा ने जो है स्पाइडर से एक लेसन सीखा। चलो ठीक है, इसको तो हम देखेंगे, एक बार इसको देख लेना आर को। देन ही अटैक्ड हिज एनिमीज रिपीटेडली, क्या ये लाइन आ सकती है क्या? इस लाइन को देखना सिर्फ खाली,
इस लाइन को देखना, सिर्फ इसको देखना। देन ही अटैक्ड हिज एनिमीज रिपीटेडली, कि पहला आया हमारा ये द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स, कि स्पाइडर जो है अपने गोल पर पहुंचने से पहले जो है 7 बार गिरी लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। देन ही, अब ये ही किसके लिए आ रहा है, राजा के लिए आ रहा है ना। देन ही अटैक्ड हिज एनिमीज रिपीटेडली, देन ही अटैक्ड हिज एनिमीज रिपीटेडली। अब इसके बाद में वो उसने क्या किया, राजा ने अपने एनिमीज पे आक्रमण कर दिया? नहीं, पहले तो राजा लेसन सीखेगा, पहले पी आना चाहिए ना, तो आर तो आ नहीं सकता। द किंग लर्न ए लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, कि भाई राजा लेसन सीखेगा ना, पहले लेसन सीखेगा, उसके बाद में जो है एनिमीज पर अटैक करने जाएगा। देन ही अटैक्ड हिज एनिमीज रिपीटेडली, तो इस तरह से ये आर भी गलत हो जाएगा। क्यू को देख लेते हैं। इट ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम इट सक्सीडेड। अब ये इट किसके लिए आया है यहाँ पे, इट आया मकड़ी के लिए, राजा के लिए तो आ नहीं सकता इट, राजा के लिए तो आ नहीं सकता ना इट, भाई राजा के लिए तो ही आएगा। इट ट्राइड अगेन, उसने जो है मकड़ी ने दोबारा प्रयास किया, एंड दिस टाइम इट सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप, और इस बार वह अपने लक्ष्य पर पहुंचने में जो है सफल हो गई। तो इसके बाद में क्या लग रहा है कि पहले के बाद में जो है क्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए पहले के बाद में, क्यू आना चाहिए। अब देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं इसे बी को, क्योंकि देखो ये लॉजिकल लग रही है लाइन कि वो जो है 7 बार जो है चढ़ी अपने गोल पे लेकिन पहुंच नहीं पाई। इसके बाद में क्या हुआ कि इट ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम इट सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप, उसने दोबारा प्रयास किया और इस बार जो है पहुंच गई। अब इसके बाद देखो पी आ रहा है, द किंग लर्न ए लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, और ये जब राजा ने ये देखा तो राजा ने जो है मकड़ी से लेसन सीखा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, पी हो गया। इसके बाद में एस दिया हुआ है तो एस को पढ़ लेते हैं। ही अपील टू द पीपल फॉर हेल्प, उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। एंड कलेक्टेड सोल्जर्स, और सैनिकों को इकट्ठा किया। टू फॉर्म ए लार्ज आर्मी, एक बड़ी सेना बनाई। देन ही अटैक्ड हिज एनिमीज रिपीटेडली, और फिर उस राजा ने अपने शत्रुओं पर लगातार जो है आक्रमण किया। और एट लास्ट ही वॉन द बैटल एंड गॉट बैक हिज किंगडम, अंततः वह जीता और उसने अपने साम्राज्य को वापस लिया ना। तो इस तरह से धीरे धीरे ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक लाइन से दूसरी लाइन का कनेक्शन समझ के जो है निकालने पड़ते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, लास्ट प्रश्न था ये हमारा हो गया। तो अंतिम एडवाइस आपके लिए वो मैं बता देता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि रीडिंग 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 और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और इसके अलावा ये जो ट्रिक्स मैंने बताई है ना, इन ट्रिक्स को धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश करो, है ना, उनको अपने दिमाग लगाने की कोशिश करो कि भाई पढ़ा प्रश्न, उसके बाद में ऑप्शंस पे आए, ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करने की कोशिश की, ऑप्शन से एलिमिनेट करने के बाद में देखने की कोशिश की कि पहले के बाद में कौन सा आ सकता है, छठे के पहले कौन सा आ सकता है, किन्हीं 2 सेंटेंसेस में जो है लिंक ढूंढने की कोशिश की, किसी सेंटेंस को जो है हटाने की कोशिश की कि नहीं ये तो पक्का नहीं आएगा 100%, तो उसको हटाने की कोशिश की, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कम करने की कोशिश की। तो जब भीड़ धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, तो अपने आप जो आपका राइट आंसर है वहाँ आप पहुँच जाओगे।